हमारे बहुत ही वरिष्ठ सहयोगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे मोर्चा के सम्माननीय लाल सिंह आर्य जी, हमारे राष्ट्रीय इस क्षेत्र को देखने वाले हमारे सह संगठन मंत्री रहे और आजकल दिल्ली में संगठन का काम देख रहे हैं ऐसे हमारे श्री वी सतीश जी, हमारे सत्यनारायण जटिया जी, हमारे विजय सोनकर शास्त्री जी, सुनीता दुग्गल जी, अनीता आर्य जी और सभी वरिष्ठ सज्जन वृंद जो यहाँ आज जन्म जयंती मनाने के लिए गुरु रविदास जी संत भगवान जी की जन्म जयंती मनाने के लिए आप सब लोग एकत्र आए हैं। आप सबका अभिनंदन, आप सबका स्वागत। हम सब लोग आज के दिन जब महान संत जिसे हम गुरुदेव और भगवान रविदास जी के रूप में जानते हैं उनको मनाने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, तो ये हम सबका फर्ज भी बनता है, हमारी जिम्मेवारी भी बनती है कि हम उनको याद करें, उनके जीवन से हम प्रेरणा लें और उनके जीवन को आत्मसात करते हुए समाज जीवन में अपना भी उपयोग उनके बताए रास्ते के अनुसार कर सकें। यही उनके प्रति, भगवान के प्रति और गुरुदेव के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि भी होगी और यही समाज को आगे बढ़ाने का रास्ता भी होगा। और हम सब लोग राजनीतिक लोग हैं, इसलिए हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम इस कार्य को पूरी तीव्र गति से आगे बढ़ाएं। जहाँ तक हम संत रविदास जी की बात जानते हैं, उनको हम रईदास के नाम से भी जानते हैं, उसी तरीके से उनको हम सब लोग रैदास के नाम से, रहदास के नाम से भी हम उनको संबोधन करते रहे हैं। 14वीं शताब्दी में 1376 में उनका जन्म हुआ और वह जिस परिवार में जन्मे उसमें इच्छा तो माँ बाप की यही होती है कि व्यक्ति अपने पारिवारिक काम में, अपने दैनंदिन में उसमें आगे बढ़े और उसी तरीके से वह देश की सेवा करे या समाज की सेवा करे। लेकिन धार्मिक प्रवृत्ति के रहने के कारण संत रविदास जी का मन कोई गृहस्थ जीवन में लगने वाला या गृहस्थ की दृष्टि से रहने वाला ऐसा नहीं था। माता पिता ने, संतोखदास जी उनके पिताजी थे, कलशा देवी जी उनकी माता जी थी, दोनों ने उनको गृहस्थ जीवन में डालने का प्रयास तो किया और यह भी किया कि विवाह कर दिया। विवाह करने के पश्चात उनको अपने दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से खड़ा हों इसकी चिंता की, लेकिन वह एक परोपकारी समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व था उनका और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के थे। इसलिए वह अपने दैनिक जीवन में भी लोगों की सेवा में ही लगे रहते थे और उन्होंने कोई आर्थिकी के दृष्टि से कोई कार्य को आगे बढ़ाने की योजना न करते हुए समाज के सभी वर्गों की सेवा कर सके सच्चे मन से, अध्यात्मवाद से, इस बात को उन्होंने आत्मसात किया और उसी तरीके से वो छोटी आयु में ही परमात्मा के भक्ति में विलीन भी हुए और उसी तरीके से उन्होंने ये प्रयास किया कि हम समाज के काम को आगे बढ़ाएं। हम सब जानते हैं कि उनका प्रतिष्ठा बहुत कम समय में बहुत अधिक हुई, समाज के सभी वर्गों में उनका स्थान बना और समाज के सभी वर्गों में जब उनका स्थान बना और उनकी इज्जत बढ़ी तो उसी समय हम सबको ये भी मालूम है कि वह समय सिकंदर लोदी का समय था और सिकंदर लोदी जी के भी जब ध्यान में ये आया कि एक ऐसा संत जो समाज के सभी लोगों के बीच में बड़े इज्जत का भाव रखता है, तो उन्होंने इस बात का निवेदन भी किया और इच्छा भी जाहिर की कि आप इस्लाम के साथ अपने आप को समावेश कर लें और इस्लाम की दृष्टि से आप इस बात को आप प्रचार करें, प्रसार करें। लेकिन वह हिंदूवादी होने के नाते और अपने धर्म के प्रति आस्था रखने के नाते उन्होंने इस बात को इनकार किया और उन्होंने कहा समाज के सभी वर्गों की सेवा करना हमारा जिम्मा है, लेकिन जिस धर्म में मैं पैदा हुआ हूं उसमें ही रहना ये मेरी जिम्मेवारी है, उसको हम पूरा करेंगे। ये उन्होंने
वो जो वंचित है, पीड़ित है, शोषित है, दलित है, उसको मुख्य धारा में लाने का काम कर रहा है। और आप कोई भी योजना उठा करके देख लीजिए, जनधन योजना उठाइए, आपको पता चलेगा कि हमारे समाज से मैक्सिमम लोग जनधन योजना का लाभ उठा रहे हैं। अगर मैं प्रधानमंत्री के जीवन बीमा योजना की बात करूं, अगर मैं अटल पेंशन की बात करूं, आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग अपने समाज से जुड़े हुए हैं जो उसका लाभ उठा रहे हैं। आयुष्मान भारत, अब आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य मिला, मैं स्वास्थ्य मंत्री था, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आशीर्वाद दिया और मुझे ये हिम्मत दी कि भाई इस कार्यक्रम को लागू करो। दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ कवरेज प्रोग्राम है। 55 करोड़ लोग, 10 करोड़ 74 लाख परिवार, 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर, और आज लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने इसका लाभ उठा लिया है। 20,000 करोड़ रुपए इसमें खर्च हो चुके हैं और वह हमारे साधारण आदमियों के लिए लगे। इसको भी आप देखेंगे तो इसमें अपने समाज से जुड़े हुए लोगों ने मैक्सिमम उनको बेनिफिट मिला है, मैक्सिमम बेनिफिट। प्रधानमंत्री आवास योजना, आप आंकड़े उठा करके देख लीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना में हमारे समाज से जुड़े हुए लोगों ने सबसे ज्यादा उसका लाभ मिला है। और यह सच्चाई भी है कि वंचित भी वही थे, और यही एकात्म मानववाद का प्रिंसिपल था, यही अंत्योदय का प्रिंसिपल था कि सबका साथ लेना है, सबका विकास करना है, जो पिछड़ गए हैं उनको मुख्य धारा में लाना है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। तो वो भी हम लोगों ने किया और मोदी जी के नेतृत्व में वो भी पूरा हुआ। अभी वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की बात आई, सब लोगों के ध्यान से निकल गया था। प्रधानमंत्री मोदी जी ने विशेष करके सोच करके इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि पोस्ट मैट्रिकुलेशन सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप अपने समाज को मिले, इसकी चिंता की गई है, इसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया, इसको हम लोगों ने उसमें रखने की कोशिश की। आप उज्ज्वला योजना उठा करके देख लीजिए, 8 करोड़ बहनों को मिला है, अभी 1 करोड़ और जुड़े हैं। सबसे ज्यादा इसमें लाभ हमारे समाज के लोगों को मिला है, उन तक ये सुविधा पहुंची है, वह मुख्य धारा में शामिल हुए। और मैं बार बार कहता हूं कि ये देखिए, ये सिर्फ गैस का कनेक्शन देना नहीं है, ये महिलाओं का एम्पावरमेंट है। मैं गांव से आता हूं, मैं बार बार सुनाता हूं, 2 बातें सुनाता हूं। एक, हमारी गांव की महिलाएं 5 बजे सुबह उठती थी, जंगल में जाती थी, पेड़ों पर चढ़ती थी, लकड़ियां काटती थी, लकड़ियां गिरा करके बोझा लेकर के घर आती थी, रसोई में लकड़ी जलाती थी, कुछ गीली होती थी, कुछ सूखी होती थी। धुआं, 200 सिगरेट का धुआं लगभग वो अपने छाती में हर दिन प्रतिदिन लेती थी। तब वो घर की चाय बनाती थी और घर को के लोगों को नाश्ते का इंतजाम, 2 रोटी की व्यवस्था करती थी। आज ये उज्ज्वला योजना सिर्फ गैस का कनेक्शन नहीं है, यह उनको ताकत प्रदान करने का है, घर को मजबूत करने का है, इसको हमको समझिए। और स्वास्थ्य के दृष्टि से आने वाले समय में मैं बता सकता हूं कि फेफड़ों की डिजीज अब कम हो जाएगी, क्योंकि गांव में ज्यादातर फेफड़ों की डिजीज महिलाओं को हुआ करती थी, तो वो फेफड़ों की डिजीज में कमी आएगी, इस बात को भी हमको समझना चाहिए। अब ये स्वच्छता अभियान की बात करते हैं। स्वच्छता अभियान तो 2 तरीके से हमको लाभ पहुंचा। प्रधानमंत्री ने जब लाल किले के प्राचीर से इस बात को कहा तो हमारे कांग्रेस भाइयों ने मजाक उड़ाया कि क्या लाल किले के प्राचीर से आप स्वच्छता की बात कर रहे हो। प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता की बात करके, स्वच्छता सिर्फ एक समाज का पार्ट है और उसकी जिम्मेवारी है, इससे निकाल करके सारे समाज की जिम्मेवारी है उसको बीच मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया। ये सबकी जिम्मेवारी है। रिस्पेक्टेबिलिटी, स्वच्छता को अपने साथ आत्मसात करना और उसको इज्जत देना, ये काम प्रधानमंत्री जी ने इस मामले में किया। और महात्मा गांधी के बाद उस छोड़े हुए एजेंडे को आगे बढ़ाने का काम और उसको कार्य रूप देने का काम किया, तो वो हमारे नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। ये बात हमको ध्यान रखनी। और इतना ही नहीं, अच्छा नहीं लगता बोलते हुए, मैं तो देखो भैया जमीन से आया हुआ आदमी, घर घर गांव गांव घूमा हुआ आदमी, हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं, मैं इनके साथ पूरे 4 साल रहा हूं और मैंने सब कुछ देखा है। क्या होता था कि हमारी महिलाएं, हमारी बहनें
गांव के बाहर सड़क पर शौच जाने के लिए अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबेरे सुबेरे सूर्योदय से पहले का इंतजार करती थी। आज मोदी जी ने 100% ओपन डेफिकेशन फ्री भारत को बना दिया है। 11 करोड़ इज्जत घर बनाए हैं। 11 करोड़ यानी 11 करोड़ 130 करोड़ में 11 करोड़ बहनें को इज्जत देने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया। क्या तस्वीर थी भारत की। और ये ज्यादा दिन 6 साल पहले की बात सुना रहा हूं आपको। आप देखेंगे झुंड के झुंड हमारी बहनें बेचारी शाम को लोटा लेकर के जा रही होती थी। सड़क के किनारे कोई इस तरीके की व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई पूछने वाला नहीं था। ये छोटी घटना नहीं है और इसको आपने और हमने रिकॉग्नाइज किया, ऐसा नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने इसको रिकॉग्नाइज किया है। इसको भी समझना चाहिए कि प्रधानमंत्री मोदी जी को, उन्होंने कहा कि पृथ्वी की चिंता करने वाले लोगों में प्रधानमंत्री मोदी जी, ये हमको समझना चाहिए। ये छोटी घटना नहीं है। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, मैं गया था लखनऊ के पास के उसमें, वहां एक हमारा दलित भाई था, उसके घर में उसने कहा स्विच जो ऑन करने के लिए मेरे घर में बिजली आई है, आप आएंगे। मैंने कहा चलो मैं चलता हूं। तो उसने क्या कहा, वहां लखनऊ के पास का गांव है, एयरपोर्ट के पास का गांव है। मैंने कहा कितना समय लगता है, बोलता 20 मिनट लगेगा। मैंने कहा चलो 1 घंटा भी लगेगा, चलेंगे, जरूर चलेंगे, चलते हैं। बेचारा गरीब सज्जन हमारा दलित भाई था, तो उसने हमारे लिए बहुत अच्छी व्यवस्था की थी। आए बैठे, उसने स्विच जलवाया और अपने तरफ से उसने कहा, पर उसने जो वाक्य कहे वो बड़े जोरदार थे। उसने कहा बाबूजी मजा आ गया। मैंने कहा क्या मजा आया। बोला मजा ये आया कि हम बिजली के लिए जाते थे तो जूनियर इंजीनियर हमको डांटता था, भाई चले जाओ बिजली लेने आए, तार है तेरे पास? तो नहीं तार नहीं है। तो कहां से बिजली लगेगी, जाओ। सरकार की योजना ऐसी थोड़ी ना मिलती है। सौभाग्य योजना आई और सौभाग्य योजना में तय हुआ कि हर घर को बिजली पहुंचाई जाएगी, भारत सरकार के पैसे से पहुंचाई जाएगी, इस बात की व्यवस्था की। तो मैंने कहा इसमें मजा क्या है। बोला मजा ये आया कि दोपहर को फॉर्म भरा और शाम तक बिजली आ गई। ये हमको मोदी जी का कमाल है। और नहीं तो पहले बोलते थे कि गांव वालों को बोलो खंबा लेके आओ, मतलब गांव वाले खंबा उठाएं। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं, गांव की बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। जो भी गांव के रहने वाले हैं उनको जो जूनियर इंजीनियर यही बोलता था, अच्छा चल तेरे लिए एहसान किया मैंने, आधी तार तू खरीद, आधी मैं दूंगा। जैसे भारत के सरकार के खजाने से निकालने का काम उसका है, बड़ा भारी एहसान कर रहा है। मोदी जी ने ऐसा स्थिति बना दी कि जेई पूछते पूछते फिरता है, मेरे गांव में कितने रह गए बगैर बिजली के, ले जा कनेक्शन, नहीं तो हमारा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाएगा। ये फर्क, इसको कहते हैं एम्पावरमेंट। और यह सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो इसी तरीके से हर एक कार्यक्रमों के माध्यम से कोशिश हुई है। अभी प्रयागराज में प्रधानमंत्री जी गए, उन्होंने हमारी बहनों के पांव धोकर पोछा। वो सिर्फ पोछना और धोना नहीं था, वो उस समाज को, भारत के प्रथम सेवक के दिलो दिमाग में उनके प्रति क्या स्थान है, इस बात को इंगित करता है, जो दुनिया को देखने का नजरिया है। हमारे संत रविदास जी, भगवान रविदास जी के जन्म स्थान पर जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री 2 बार अगर काशी में गए तो वो नरेंद्र मोदी जी गए हैं। ये हमको समझना। तो ये मैं आपके सामने ये सारी बातें इसलिए रख रहा हूं कि अभी वो जो काशी में गुरु रविदास उद्यान बन रहा है, बहुत बड़ा उद्यान बन रहा है, ये भी काम किसी ने लिया तो नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। यह भी हमको समझना चाहिए। और समाज को, सबको एक साथ लेकर के चलने की ताकत, इसको भी देने का जो सामाजिक समरसता के साथ जो कोशिश हुई है, उसको करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसलिए मेरा एक निवेदन जरूर है कि देखिए, यह भी मान करके चलिए कि कोई भी भारत को शक्तिशाली देखना में प्रश्न खड़े करने कई लोगों की आदत होती है,
और भारत को शक्तिशाली मोदी जी के नेतृत्व में बना है और बनाना है और आगे बढ़ाना है, इस बात को हमको समझना चाहिए। लेकिन समाज में विघटनकारी शक्तियां भी बहुत अग्रसर होती हैं, वह भी समाज में भ्रम पैदा करने का प्रयास करती है। अब कांग्रेस के बारे में मैं क्या कहूं, मैं तो फिर बोलूंगा जमीन से आया हूं। जब पहली बार चुनाव लड़ने आ गया तो जानते हैं क्या कहा, ये तो दरिया के उस पार का है, जैसे कि मैं पाकिस्तान का हो गया। ये तो दरिया के इस पार का कैंडिडेट होता तो अच्छा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, जनता हमको आशीर्वाद देगी, उसके बाद मैं बताऊंगा उस पार या इस पार, भारत सारा एक साथ, इसको हम समझाएंगे, ये हम बताएंगे। हमने पूरा किया। भाई को भाई से लड़ाना, पहाड़ को पहाड़ से लड़ाना। मैं पहाड़ का हूं इसलिए आपको बता रहा हूं। सड़क तो निकालना चाहता था, लेकिन क्या करें, इस पहाड़ से निकालें या उस पहाड़ से निकालें। दोनों पहाड़ के गांव को लड़ा दिया, 20 साल निकल गए, न इधर निकली न उधर निकली सड़क। अपने आप भाई को भाई से लड़ाना। बिजली तो देना चाहते थे, लेकिन खंबा कहां लगाएं, उसके खेत में लगाएं या इसके खेत में लगाएं। हो गया झगड़ा, निकल गए 10 साल। यही काम इन्होंने किया और आज भी इनकी नीति चले तो ये भाई को भाई से लड़ाने में पीछे नहीं रहेंगे, इसको हमको समझना चाहिए। इसलिए हमको एकजुटता के साथ समाज को, सबको साथ लेकर के चलो। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रति संवेदनशील रहना। आज अगर हम जन्म जयंती भगवान रविदास जी की मना रहे हैं तो सच्ची जयंती तभी मनेगी जब हम बड़े दिल से सबको आत्मसात करके चलेंगे और जो बेचारा समाज का व्यक्ति पीछे छूट गया है उसके लिए रुक करके उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे, साथ ला करके खड़ा करेंगे। ये हमारा